नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। देखिए, इस स्पेशल क्लास के अंदर हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपको 150 में से 150 नंबर लेकर आने हैं, तो ये सारी क्लासेस जो है आप अच्छे से देखिएगा, जितनी भी क्लासेस आपकी यहाँ पर चल रही है। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करते टाइम क्या आपको दिमाग में रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। साथ के साथ एक टीचर की तरह आपको सोचना है कि एक टीचर विद्यालय के हित में, जो शिक्षार्थी है उसके हित में क्या कार्य कर सकता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के बीच बैठना अच्छा अनुभव है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अगर एक टीचर स्टूडेंट के बीच में बैठते हैं तो क्या ये उनके लिए एक अच्छा अनुभव है या नहीं है? आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? देखो, अगर एक टीचर विद्यार्थियों के बीच में बैठेंगे तो वो उनसे इंटरेक्शन करेंगे, जिससे क्लासरूम का माहौल इंटरैक्टिव होगा और उससे बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। क्योंकि संप्रेषण में क्या होता है, बच्चे और टीचर के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी वो अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। तो इसीलिए अपना आंसर क्या आएगा इधर, ऑप्शन ए, यस। हाँ, कि इनके बीच में बैठना शिक्षक के लिए अच्छा अनुभव होता है। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भूगोल पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री है, चित्र, मॉडल, फिल्म या फिर नक्शे। देखिए, आपके जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं TLM, इसमें क्या होता है कि टीचर अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न तरीके के नक्शे, चार्ट या फिर जो है मॉडल्स का या फिर चित्रों का प्रयोग करते हैं, जिससे शिक्षण को और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सके। बच्चों के दिमाग में वो चीज़ बिल्कुल एक तरीके से इम्पैक्टफुल तरीके से जुड़ जाए, समा जाए दिमाग के अंदर। जैसे आपको पता है कि आजकल टीचर्स अपनी क्लास के अंदर साइंस की एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, जिससे बच्चों को और अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर बात की है भूगोल सब्जेक्ट के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त सामग्री है। इसमें अपना आंसर आएगा मॉडल। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई, मान लीजिए कि वर्षा कैसे होती है, या फिर और तरीके से जैसे सौर ऊर्जा कैसे बनाई जाती है, पवन ऊर्जा कैसे बनाई जाती है, इन चीज़ों को अगर मान लीजिए मॉडल के थ्रू प्रस्तुत करें तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसीलिए अपना यहाँ पर सबसे बढ़िया आंसर होगा क्या, मॉडल, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आप कक्षा के छात्रों में कौन सा गुण पसंद करेंगे, सहयोग, जिज्ञासा, आज्ञाकारिता या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, क्लास में जब विद्यार्थी, अगर उनके अंदर जिज्ञासा ही नहीं होगी किसी भी चीज़ को पूछने के लिए, तो वो टीचर से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि उनके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। कोई भी टीचर अगर पाठ पढ़ा रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की क्यूरियोसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो चीज़ों को अच्छे से ग्रहण कर पाता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो हर एक चीज़ में अपने पेरेंट्स से सवाल करते रहते हैं कि मम्मी ऐसे क्यों हुआ, कि पापा ऐसे क्यों हुआ। यानी कि उनके अंदर क्या है, क्यूरियोसिटी है, और यही क्यूरियोसिटी उन्हें एक अच्छा स्टूडेंट बनाती है। तो छात्रों के में कौन सा गुण जो है हम पसंद करेंगे एज ए टीचर, कि उनके अंदर क्या हो, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्रों में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है? दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, छात्रों का समुचित सहयोग, प्रशासन की बेरुखी या फिर छात्र एकता। तो देखिए, अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है कि बच्चे जो है डिसिप्लिन में नहीं रह रहे हैं। तो इन सब में क्या आएगा, देखो, अगर जो स्टूडेंट है एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, तो इससे तो अनुशासन रहता है, अनुशासन पे कोई प्रभाव ऐसा पड़ता नहीं है। बच्चों के बीच में सहयोग की भावना डेवलप होती है इससे। तो प्रशासन की बेरुखी या फिर छात्र एकता, तो छात्रों की एकता से डिसिप्लिन कभी भी खराब नहीं होता। इसीलिए अपना आंसर क्या आएगा, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली से यहाँ पर क्या मतलब है कि आजकल मार्क्स को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जिसकी वजह से बच्चे एग्जाम के अंदर चीटिंग करते हैं।
अब एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए वो चीटिंग करेंगे, तो आपके जो परीक्षा चल रही है, एग्जाम चल रहा है, उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं रहेगा। इसीलिए क्या है, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली क्या बनाती है, छात्रों को अनुशासनहीन बनाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल में निम्न में से क्या सबसे अधिक आवश्यक है ताकि विद्यार्थी अपना अध्ययन ठीक से कर सके? पुस्तकालय, खेल का मैदान, खुला स्थान या फिर अध्यापक कक्ष? यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा किस चीज की बात हो रही है। हो सकता है आप इसका आंसर खेल का मैदान लगा लो या फिर अध्यापक कक्ष लगा लो। यहाँ पर कहा है विद्यार्थी अपना अध्ययन ठीक से कर सके, यानी कि बच्चों की स्टडी के लिए एक स्कूल में क्या होना जरूरी है, तो इसे अपन कहते हैं लाइब्रेरी, यानी कि पुस्तकालय, जहाँ पर बुक्स रखी हुई हो, बच्चे वहाँ जाएं, उनको जिस भी बुक्स की रिक्वायरमेंट है वो ले और आराम से पढ़े। यानी कि छात्रों के अध्ययन के लिए पुस्तकालय स्कूल में होना जरूरी है। तो अपना आंसर आ जाएगा इधर ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं कि कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती हैं उन्नत करने के लिए, प्रतिस्पर्धा को, दुश्मनी को, सहयोग को या फिर मित्रता को। ग्रुप जो है क्या एक्टिविटीज, समूह क्रियाओं से यहाँ क्या मतलब है, ग्रुप एक्टिविटीज। ग्रुप एक्टिविटीज में एक बच्चा जो है क्या सीखता है, एक दूसरे का सहयोग करना। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप एक्टिविटी रख दी, उस ग्रुप के अंदर 4-5 बच्चों को डाल दिया, अब कोई प्रोजेक्ट उनको दे दिया गया। एक बच्चे से मान लीजिए कोई काम नहीं हो रहा है, तो दूसरा जो उसमें एक्सपर्ट है या दूसरे ने जो ऑलरेडी सीखा हुआ है वो उस बच्चे को सिखाएगा कि भाई तुझे नहीं आ रहा तो लाओ मैं सिखा देता हूँ तुझे थोड़ा बहुत, या मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। तो इससे बच्चों के अंदर सहयोग करने की भावना, एक दूसरे को हेल्प करने की भावना क्या होती है, विकसित होती है। तो इसीलिए अपना आंसर क्या आएगा इधर ऑप्शन सी, कि सहयोग की भावना उन्नत करने के लिए ग्रुप एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने सहकर्मियों को झगड़ा करते हुए पाते हैं, एक ज्येष्ठ सहकर्मी के रूप में आप क्या करेंगे? बीच में नहीं पड़ेंगे, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, बात को सुलझाने के लिए उनसे बातचीत करेंगे या उनके परिवार के सदस्यों को सूचित करेंगे। आप एक टीचर हैं, आपके स्कूल में मान लीजिए कि 2 जो टीचर है वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अब उसको सुलझाने के लिए आप क्या उसको इग्नोर करोगे कि भाई मुझे तो इन लोगों के झगड़े में पड़ना ही नहीं है, या फिर आप बात को सुलझाने के लिए उनसे बातचीत करेंगे या प्रधानाचार्य से शिकायत कर देंगे या उनके घर पे बता देंगे? तो देखिए एक टीचर जो है कभी भी ये हरकतें नहीं करता, जैसे कि शिकायत करना, प्रधानाचार्य से शिकायत नहीं करता एक अच्छा टीचर। इसके साथ जो एक अच्छा टीचर है वो दंड नहीं देता। तीसरी चीज, जो अच्छा टीचर होता है वो कभी भी स्टूडेंट को बेइज्जत नहीं करता है सभी के सामने। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों के अंदर हीन भावना विकसित होती है। तो इसीलिए अपना आंसर क्या आएगा, बात को सुलझाने के लिए उनसे हम बातचीत करेंगे। कौन? एक टीचर, अगर अपने 2 साथ वालों को लड़ते हुए देखते हैं तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? एक ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो वे जानते हैं और लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते। उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे, बोलने में सफल नहीं होते हैं तो उन्हें डांटेंगे। इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा कि पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, एक टीचर की तरह सोचना है। यहाँ पर ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो कैसे है? नेगेटिव, कि आप बोलने के लिए उसको मजबूर करोगे या फिर उसको डांटोगे या फिर उसके लिए कोई प्रयास नहीं करोगे। क्या ये एक अच्छे टीचर के गुण हैं? बिल्कुल भी नहीं। पहला ऑप्शन देखिए कि उसे
ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो उसको आता हो। अब अगर किसी को कोई चीज आती है तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो उसको डिलीवर करता है, उस बारे में बात करता है। इससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट होगा कि हाँ भाई मुझे आता है, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ उसको बता पाएगा। इसीलिए अपना आंसर क्या आएगा इधर, ऑप्शन ए कि ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो उसको आता है और विद्यार्थियों को नहीं आता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी प्रतिदिन कक्षा में देरी से आता है, आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? व्यंग्यात्मक कथनों के द्वारा उसकी अवहेलना करेंगे, उसे कक्षा से बाहर कर देंगे, उसे समय पर कार्य प्रारंभ करना सीखने में सहायता करेंगे या चुपचाप कक्षा में आ जाने की अनुमति देंगे? देखिए पहले दो स्टेटमेंट ये दोनों कैसे हैं, नेगेटिव है कि आप उसको क्लास से बाहर कर दिए या उसको डांट दिए या फिर उसके ऊपर टोन्ट्स मार दिए, कमेंट्स मार दिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो उसके अंदर क्या होगी, घृणा की भावना यानी कि हेट विकसित हो जाएगी। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों ऑप्शन में देखिए कि चुपचाप कक्षा में आ जाने की अनुमति देंगे। अगर ऐसा स्टूडेंट जो डेली लेट आ रहा है, आपने उसको डेली क्लास में बैठने दिया तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, वो डेली ही लेट आएगा। तो उसको टाइम पे आने के लिए आप क्या करेंगे, समय पर कार्य प्रारंभ करना सीखने में उसको सहयोग करेंगे, उसको वैल्यू बताएंगे कि टाइम की क्या वैल्यू होती है, कि टाइम पे अपना काम करोगे तो तुम इस तरीके से जो है खुद के अंदर इन चीजों को विकसित कर पाओगे। तो इसीलिए अपना आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, विद्यालय में छात्रों की समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से शिक्षकों का क्या कर्तव्य है? छात्रों की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए टीचर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? छात्रों को निर्देशन देते रहना, अभिभावकों को सचेत करते रहना, छात्रों में अनुशासन बनाए रखना और आज्ञाकारी बनाना। देखो ये सारे ही पॉइंट आपके पॉजिटिव है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट जो है इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपसे कहा है छात्रों की समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से। अब क्या इनसे छात्रों की समस्याएं समाधान हो सकती है? समस्या समाधान के लिए पहले क्या किया जाता है, निदान किया जाता है और फिर उसका क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट यानी कि उपचार किया जाता है। पहले तो पता लगाया जाता है कि उसको प्रॉब्लम क्या है, फिर टेस्टिंग के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि पहले निदान और फिर उपचार। तो इसीलिए अपना आंसर क्या आएगा, छात्रों को निर्देशन देते रहना, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक क्या सहायक है? प्रशासन, समाज, शिक्षक छात्र संबंध और माता पिता। क्वेश्चन क्या है कि जो आपकी टीचिंग प्रोसेस है उसमें क्या सबसे ज्यादा जो है सहायक है? प्रशासन, समाज, शिक्षक छात्र संघ संबंध या फिर आपके माता पिता? तो देखिए अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। क्योंकि अगर एक टीचर के और एक स्टूडेंट के रिलेशन अच्छे हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो आपस में एक जो टीचर है वो एक स्टूडेंट की बात को सुन सकता है, उनके रिलेशन अच्छे हैं, तो ये उसकी शिक्षण प्रक्रिया में क्या है, सर्वाधिक सहायक है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन ही सही नहीं है तो कक्षा का माहौल सही रहेगा? नहीं रहेगा। जब कक्षा का वातावरण ही सही नहीं रहेगा तो शिक्षण प्रक्रिया कैसे होगी? तो इसीलिए अपना आंसर क्या आएगा इधर, शिक्षक छात्र संबंध। आगे चलते हैं, सीखना केवल संभव है युवावस्था में, बाल्यकाल में, किशोरावस्था में या फिर सारे जीवन में? देखिए हो सकता है आप लोगों में से कई बच्चे इसका आंसर लगा दे बाल्यकाल या फिर कई लगा दे किशोरावस्था, लेकिन क्या लर्निंग की जो प्रोसेस है, क्या लर्निंग की जो प्रोसेस है वो एक एज तक ही होती है क्या? ऐसा है क्या? नहीं, किसी भी एज पे कोई भी चीज सीखी जा सकती है। हाँ बस ये है कि ये जो स्टेजेस होती है बचपन वाली, इनमें जो बच्चा है वो ज़्यादा जल्दी सीखता है क्योंकि उस टाइम उसके मस्तिष्क का, ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है।
बड़ी एज में थोड़ा धीरे सीखते हैं, लेकिन लर्निंग तो सारे ही जीवन भर आदमी सीख सकता है। कई लोग कहते हैं ना कि इस उम्र तक पढ़ाई कर लेनी चाहिए, इस उम्र पर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। अगर किसी को कुछ सीखना है तो वो किसी भी एज पर सीख सकते हैं। तो अपना आंसर क्या आएगा इधर? ऑप्शन डी, सारे जीवन में ही एक इंसान जो है वो सीख सकता है। आगे चलते हैं। एक अच्छा शिक्षक वह है जो अनुशासनात्मक हो, छात्रों के विकास में रुचि ले, उन्हें मारे या फिर उन्हें पढ़ाए। अब देखिए, एक ऑप्शन तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया, उन्हें मारे, क्योंकि ऐसा तो एक अच्छा टीचर नहीं करता है। बाकी ऑप्शन देखिए, अनुशासनात्मक हो, छात्रों के विकास में रुचि ले या उन्हें पढ़ाए। देखो, ये दो जो ऑप्शन हैं आपके, ये सही है, लेकिन अपन को क्या ढूंढना है? बेस्ट ढूंढना है। छात्रों के विकास में रुचि ले। अगर एक टीचर, मैंने आपसे क्या कहा कि एक अच्छा टीचर वही है जो विद्यार्थी के हित में सोचे। किसके हित में? विद्यार्थी के हित में सोचे, विद्यालय के हित में सोचे, तो अच्छा एक टीचर वही है। तो यहाँ पर विद्यार्थी के हित में क्या है कि छात्रों के विकास में रुचि ले। तो अपना आंसर आ जाएगा इधर ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक संघों की प्रतिष्ठा ऊंची होगी उस समय जब वह अपने को शामिल करेंगे। देखिए, यहाँ पर बात की है शिक्षक संघ की प्रतिष्ठा की, कि वो कब जो है ऊंची होगी। शैक्षणिक विवेचना में, विद्यार्थियों के अनुशासन संबंधी मामलों में, शिक्षकों के आपसी संघर्ष में, शिक्षकों के तथा प्रधानाध्यापकों के बीच संघर्ष में। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट। क्या यहाँ पर शिक्षक संघ की प्रतिष्ठा ऊंची होगी क्या अगर जो है आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं टीचर्स? तो नहीं ना, तो ये दोनों तो गए। बाकी देखिए, शैक्षणिक विवेचना में, तो यहाँ पर शिक्षक संघ की प्रतिष्ठा ऊंची होगी अगर वो शैक्षणिक विवेचना के अंदर खुद को क्या करे? शामिल करे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इधर? ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह शिक्षक सबसे कुशल समझा जाना चाहिए जो कि कक्षा पर नियंत्रण रख सके, विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके, विद्यार्थियों को मेहनत से कार्य करने के लिए बाध्य कर सके और कक्षा को हंसा सके। देखो, ये जो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं वो एक टीचर को कुशल तो बनाते हैं, लेकिन सबसे कुशल की बात की है कि सबसे कुशल समझा जा सकता है या समझा जाना चाहिए जिसके अंदर ये क्वालिटी हो। तो देखो, कक्षा पर नियंत्रण रख सके, विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके। तो देखो, एक जो टीचर है वो किसके हित में सोचता है? सबसे पहले विद्यार्थी के हित में। उसका डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक टीचर अपने बच्चे के लिए सोचेगा, उसी को ग्रो करवाएगा, उसके अंदर क्या होंगे? डेवलपमेंट्स होंगे। वही एक सबसे कुशल टीचर होगा कि अगर उसको जो है विकसित करने में, यानी कि पहल करने की क्षमता जो है उसके अंदर विकसित कर दे। पहल करने की क्षमता क्या होती है? किसी भी चीज़ का इनिशिएटिव लेना। इनिशिएटिव इन द सेंस कि अगर मान लीजिए कोई काम है तो बच्चा उसकी पहल करे। मान लीजिए क्लास के अंदर टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कोई बच्चा जो है इनिशिएट ले कि मैं इसका आंसर करूँगा। तो इस तरह की क्षमता का अगर टीचर विकास कर देते हैं एक बच्चे के अंदर, तो वही क्या है? एक कुशल टीचर है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इधर? ऑप्शन बी। देखो, मेहनत से कार्य करने के लिए टीचर एक बच्चे को समझा सकता है, लेकिन उसे बाध्य करे तो वो कुशल टीचर नहीं है। यहाँ पर बात क्या कर दी इन्होंने कि वो उसको बाध्य कर दे। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को बाध्य करोगे तो उसके अंदर अच्छे गुणों का विकास नहीं होगा। तो अपना आंसर आ जाएगा इधर ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं कि उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो कि पाठ की व्याख्या कर सके, पाठ्य पुस्तकों को ठीक से पढ़वा सके, विवेचन प्रारंभ कर सके या विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। क्या आंसर आएगा? देखिए, सबसे सफल
अब देखो यहाँ पर ये तो हो सकता है कि व्याख्या अच्छे से कर सके या फिर पुस्तक पढ़ा सके, लेकिन अपन से क्वेश्चन में कहा है सबसे सफल। तो सबसे सफल कब समझना चाहिए? जब विद्यार्थियों को वो प्रेरित कर सके। बच्चे जो हैं अपने टीचर को देख के ही सीखते हैं। अपन कहते हैं ना कि ये तुम किससे सीख रहे हो। जब एक बच्चा स्कूल में जाता है तो वो अपने टीचर से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। वो अपने टीचर को अपना आइडल मानता है। जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भी नायक है, जैसे टीवी में अपने एक्टर एक्ट्रेस आते हैं, उनको देख के उनकी कॉपी करते हैं, उन्हें अपना आइडल मानते हैं। कोई जो है बड़ी बड़ी हस्तियों को अपना आइडल मानता है। ऐसे ही एक स्टूडेंट अपने टीचर को क्या मानता है? आइडल मानता है। जैसा टीचर अपने जीवन में करते हैं, बच्चे भी वैसा करने की अपने अंदर प्रेरणा लाते हैं। तो अपना आंसर क्या आएगा? विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। आगे चलिए, आपके विद्यार्थियों में वांछित व्यवहार विकसित करने के लिए कौन सी विधि जो है वो सबसे अच्छी है? वांछित व्यवहार के लिए उसके सम्मुख वांछित व्यवहार का मॉडल प्रस्तुत करना, व्याख्या करना कि वांछित व्यवहार से क्या तात्पर्य है, उससे वांछित व्यवहार के संबंध में बातचीत करना, या उनको वांछित व्यवहार पर पठन सामग्री प्रदान करना। देखिए, व्यवहार विकसित करने के लिए सबसे पहले तो उसको ये पता होना चाहिए ना कि वांछित व्यवहार होता क्या है, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई एक स्टूडेंट को यही आप बताओगे कि वांछित व्यवहार क्या होता है या इससे क्या उनका मतलब है। तो अपना आंसर आ जाएगा इधर ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, विद्यार्थी आपको कोई आदर रहित नाम दे देते हैं, और ये तो जो है बच्चों के अंदर बहुत ही होता है कि वो अपने टीचर्स को पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं, ये वो पता नहीं क्या ही। आपको इसका पता लग जाता है अगर आप एक टीचर हैं और आपके लिए बच्चों ने कोई नाम रख दिया है, तो आप इसके बारे में क्या करोगे? इस पर ध्यान नहीं दोगे, कक्षा को बता देंगे कि आप इसे जानते हैं, किसी और बहाने सारी कक्षा को सजा देंगे, कक्षा को पढ़ाने से मना कर देंगे। अब आप तो एक जो है बिल्कुल कुशल और बढ़िया टीचर हैं, तो आप ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते। किसी बहाने से ना तो सजा देंगे ना ही पढ़ाने से मना करेंगे। अब इन दोनों ऑप्शन में देखिए, अगर आप एक क्लास में बता देते हैं कि आपको ये मालूम है, तो बच्चे और टीचर के बीच में रिलेशन जो है वो खराब हो जाएंगे। इसीलिए आप क्या करेंगे? इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में शिक्षण को उन्नत करने के लिए आप विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करेंगे, विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को निरुत्साहित करेंगे, कक्षा में सामूहिक अंतःक्रिया को निरुत्साहित करेंगे, या फिर केवल कुछ ही विद्यार्थियों में अंतःक्रिया की अनुमति प्रदान करेंगे। तो देखिए, ये तो दोनों बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट तो ये तो यहाँ से निकल गए कि हम जो है एक एज अ टीचर कभी भी इंटरेक्शन को डिमोटिवेट नहीं करेंगे। यानी कि बच्चे क्लासरूम के अंदर बच्चे अगर इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हम उन्हें इंटरेक्शन करने से मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर केवल कुछ ही विद्यार्थियों में अंतःक्रिया की अनुमति दी तो ये एक टीचर क्या हो जाएगा? पार्शियल हो जाएगा। यानी कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे सवाल आ जाएगा कि भाई एक अच्छा टीचर जो होता है वो कभी भी भेदभाव नहीं करता, अपने स्टूडेंट के बीच में भेदभाव नहीं करता। तो ये आंसर भी गया, इसीलिए अपना आंसर क्या आ गया? विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि बच्चे इंटरेक्शन करेंगे, उनके दिमागों में जब विचारों का आदान प्रदान होगा तो इससे जो है शिक्षण भी क्या हो जाएगा? उन्नत होगा। तो आंसर आ जाएगा इधर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी किसी पॉइंट को समझ पाने में असमर्थ है, बार बार उसकी व्याख्या करने को कहता है, तो आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? उसको डांटेंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उसको कक्षा में व्यवधान डालने को मना करेंगे, उसे वैयक्तिक ध्यान देते हुए पुनः उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए,
ये काम टीचर नहीं करते हैं, ये टीचर की क्वालिटी नहीं होती कि उसको कक्षा से बाहर निकाल दिया, उसे डांट दिया या कक्षा में व्यवधान डालने को मना कर दिया। क्योंकि एक टीचर का उत्तरदायित्व क्या होता है? बच्चे की समस्याओं को समझना और उनका निदान और उपचार करना, यही होता है एक टीचर का उत्तरदायित्व। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा कि उसकी पुनः व्याख्या करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा अच्छा प्रश्न नहीं है? क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है? क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं? ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं और ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है? तो जो है अच्छा प्रश्न क्या नहीं है? ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है। आगे चलते हैं। अपने विद्यालय में एक श्रेष्ठ अध्यापक की प्राथमिकता रहती है अपने सहयोगी शिक्षकों के प्रति, प्रबंध समिति के सचिव के प्रति, छात्रों के प्रति या प्रधानाचार्य के प्रति। तो देखो, एक जो श्रेष्ठ अध्यापक होता है उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो कौन होती है? सबसे पहली प्रायोरिटी होती है उसकी अपने स्टूडेंट, यानी कि एक बच्चे के हित में वो क्या करता है? सोचता है और कार्य करता है। तो क्या प्रायोरिटी हो गई? छात्रों के प्रति जो है उसकी प्राथमिकता रहती है एक श्रेष्ठ शिक्षक की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व है। सामाजिक विकास में सबसे बाधक जो तत्व है, एलिमेंट है, वो कौन सा है? परिवार, पालन पोषण की विधि, विद्यालय का एक तंत्रीय वातावरण या मानसिक विकास। यहां पर बात की है सामाजिक विकास की, ठीक है। सामाजिक विकास अलग होता है, मानसिक विकास आपका अलग होता है। तो यहाँ पर उसका जो बाधक तत्व है, देखो सामाजिक विकास में तो परिवार बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि परिवार में बच्चा रहता है, फिर जो है बाहर वो सोसाइटी में निकलता है। तो एक परिवार के साथ ही, माता पिता के साथ ही, पेरेंट्स के साथ ही पहले वो सामाजिक व्यवहार करना सीखता है, फिर वो समाज में निकलता है। तो देखो ये तो बिल्कुल गया। मानसिक विकास अलग होता है, ये गया। अब देखिए, सामाजिक विकास में जो है विद्यालय का एक तंत्रीय वातावरण क्या होता है? बाधक एलिमेंट है। तो अपना आंसर आ जाएगा इधर ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। सह शिक्षा का प्रमुख लाभ है। सह शिक्षा होता है जिसमें लड़के लड़की जिन स्कूल्स में एक साथ पढ़ते हैं, जिन्हें एक साथ एजुकेशन दी जाती है, बालिकाओं की हीन भावनाओं पर अंकुश लग जाता है, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है, बालिका विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं होती, शिक्षा पर व्यय कम होता है। तो देखो, सह शिक्षा का प्रमुख लाभ क्या है कि अगर बच्चों को एक साथ लड़के और लड़कियों को पढ़ाया जाता है तो वो एक दूसरे के विचारों के बारे में समझते हैं, एक दूसरे को समझने का मौका उनको मिलता है कि भाई जो लड़के होते हैं वो किस प्रकार से सोचते हैं, यानी कि बालक जो है वो किस प्रकार से सोचते हैं, बालिकाएं जो है उनकी क्या धारणा है बालकों के बारे में। तो इसीलिए अपना आंसर क्या आ जाएगा? एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। देखो, एग्जाम के अंदर अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में लाने हैं 150 में से पूरे 150 नंबर, तो आप सारे ऑप्शंस को पढ़ो, उन ऑप्शंस में ये छांटो कि सबसे पॉजिटिव और सबसे धनात्मक आंसर क्या हो सकता है। एक टीचर कभी भी नेगेटिव चीज़ें नहीं करता है, जैसे स्टूडेंट को डांटने का काम, स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाल देने का काम, उसे पनिशमेंट देने का काम, उसकी प्रिंसिपल से शिकायत लगाने का काम, उसके पेरेंट्स से शिकायत लगाने का काम। ऐसे काम कभी भी एक टीचर नहीं करता है। दूसरे आपको क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं किसके? लीडरशिप क्वालिटी के। लीडरशिप क्वालिटी होती है कि एक जो शिक्षक होता है वो नेता होता है। अब नेता पॉलिटिक वाला नेता नहीं, अपने स्कूल वाला नेता, कि एक लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी कि भाई वो एक्सट्रोवर्ट नेचर का होना चाहिए, वो अपनी जो जैसे एक नेता है अपनी जनता का पूरा समस्याओं को सुनता है, उसी तरीके से एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की सारी समस्याओं को सुने, उनका निदान करे और उनका उपचार करे।
वो उसके अंदर वो नेता वाली यानी कि लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो अगर आपके ऐसे लीडरशिप क्वालिटी के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो एक नेता से उसको आपको कंपेयर करना है, ठीक है। चलिए, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के इस तरीके से आपको क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट करने हैं। आगे चलते हैं। कुसमायोजित बालक जो है पूर्ण स्वस्थ होता है, तनाव युक्त होता है, पढ़ने में तीव्र होता है या प्रसन्नचित्त होता है। तो देखो भाई, ना तो जो है कुसमायोजित बालक प्रसन्नचित्त होता है, ना ही पढ़ने में तीव्र, लेकिन अपन आंसर इसका क्या लगा सकते हैं कि वो क्या होता है, स्ट्रेस में ज़्यादा रहता है, तनाव में ज़्यादा रहता है। कुसमायोजित का मतलब है कि उसके अंदर अच्छे गुणों का विकास नहीं हुआ। चलिए, एक नवनियुक्त शिक्षक को कक्षा में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। एक नए कोई टीचर बने हैं, वहां पर उनकी पोस्टिंग हुई है, तो अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही, विद्यार्थियों से पूर्व पश्चिम तथा प्रत्याशाओं का आदान प्रदान, अपने ज्ञान का रौब गांठना, अन्य शिक्षकों के विषय में जानकारी प्राप्त करना। देखिए, अगर एक नए टीचर हैं, वो क्लासरूम में जाते हैं और अपने ज्ञान के बारे में रौब झाड़ देते हैं, तो भाई स्टूडेंट तो वैसे ही उनको पसंद नहीं करेंगे। तो ये गया। फिर देखिए, अगर आते ही टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए तो बच्चे उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, अपनी समस्याएं बता नहीं पाएंगे, तो ये गया। फिर देखिए, अन्य शिक्षकों के विषय में अगर जानकारी प्राप्त करना, एक टीचर को अपनी सब्जेक्ट से मतलब होना चाहिए, बच्चों के साथ अपनी सब्जेक्ट के बारे में वो बात करनी चाहिए, क्योंकि और टीचरों की सब्जेक्ट के बारे में तो और टीचर कर लेंगे। तो ये गया। तो अपना आंसर क्या आएगा, पूर्व पश्चिम तथा प्रत्याशाओं का आदान प्रदान करना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालयों से विरत हो जाते हैं क्योंकि देखो, प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था यानी कि जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, क्या प्रारंभिक जो एजुकेशन होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है, उसके अंदर क्या होता है, बच्चे ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। ऐसा क्यों? शिक्षकों की संख्या अधिक होती है, विद्यालय में शिक्षक प्रेरित नहीं कर पाते, उनकी आर्थिक परिस्थिति व अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती, शिक्षक उनकी हाजिरी लेने में कठोरता नहीं बरतते। तो देखो, अपना आंसर क्या आएगा कि वो अपनी आर्थिक परिस्थिति और ऐसी समस्याएं, जैसे हो सकता है कि स्कूल जो है उनके घर से बहुत दूर हो, ट्रांसपोर्ट की उनको सुविधा उपलब्ध नहीं हो, पैदल उनको जाना पड़ता हो, या उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो, तो इस कारण से जो बच्चे हैं स्कूल को ड्रॉप कर देते हैं और ऐसे बच्चे ड्रॉप आउट्स कहलाते हैं। इन ड्रॉप आउट्स के लिए जो सरकार है वो बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे प्लान्स जो है वो निकालती है कि ड्रॉप आउट्स का नंबर कम हो जाए। तो इसीलिए अपना आंसर क्या आएगा इधर, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोर को डराने वाला, भगोड़ापन या फिर स्वालीनता। स्वालीनता का मतलब होता है ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब है मानसिक विकार। जो बच्चा है मानसिक रूप से उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, ये भावनात्मक बाधा नहीं है, मानसिक विकार है। तो अपना आंसर क्या आएगा इधर, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। उच्च कक्षाओं में सीखने की जिस विधि का प्रयोग कम किया जाता है वह कौन सी विधि है? पूर्ण विधि, सामूहिक विधि, सहज संबंध विधि या फिर खेल विधि। तो जो खेल विधि होती है वो प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए अपनाई जाती है कि खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाए। बहुत सारे जो है प्ले स्कूल या फिर हम कह सकते हैं किंडरगार्टन्स भी, वहाँ पर बच्चों को खेल खेल में खुला वातावरण दिया जाता है, खेल खेल में बच्चों को पोयम सिखाई जाती है, उनके अंदर और भी सारे गुणों का विकास किया जाता है। तो खेल विधि जो है वो प्राथमिक स्तर पर क्या है, अच्छी है, लेकिन उच्च कक्षाओं में सीखने की इस विधि का प्रयोग क्या किया जाता है, कम किया जाता है। आगे चलते हैं। सीखने के आकलन का आधार क्या है? पुनः स्मरण, व्यवहारिक परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर रट लेना।
तो देखो, अगर विद्यार्थी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है तो वो उसके सीखने का आकलन किया जा सकता है कि हाँ भाई, इसमें इस चीज को सीख के इसके नेचर में क्या आया है, बदलाव आया है। तो अपना आंसर क्या आएगा इधर, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, तुम्हारा एक विद्यार्थी गंदे वस्त्र पहनकर आता है, तुम क्या करोगे? तो उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत कराओगे, उसके सभी के सामने लज्जित करोगे, उस छात्र को साबुन खरीदने के पैसे दोगे या फिर उसे कक्षा के बाहर कर दोगे। तो देखो, ये दो ऑप्शन गए। ना तो एक अच्छा टीचर किसी भी स्टूडेंट को लज्जित करता है, ना ही उसे कक्षा से बाहर निकालता है। बच्चे, ये दो ऑप्शन, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा कोई काम कर रहा है तो सबसे पहले तो उसके कारणों का पता लगाओ, कारण पता चल गया फिर उसका जो है तुम उपचार करो। तो यहाँ पर आपने क्या किया, जब आपको पता चला कि बच्चा जो है गंदे कपड़े पहन रहा है, आप उसको बुलाओगे, आप उसको कहोगे कि गंदे कपड़े पहनने से तुम बीमार हो सकते हो, उससे होने वाली जितनी भी हानियां हैं उसके बारे में बच्चे को अवगत कराओगे, जिससे वो गंदे कपड़े नहीं पहने। इसीलिए अपना आंसर क्या आएगा इधर, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का क्या योगदान है? समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। क्या? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब कि एक जो स्टूडेंट है या फिर एक नॉर्मल जो बच्चा है या किशोर है, वो इस समाज में अपनी कक्षा में एडजस्ट होने की ट्राई करता है। समस्या का समाधान न करना, आकांक्षा का उचित स्तर तय करना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न करना, कमजोरियों की ओर ध्यान नहीं देना। यहाँ पर आपको ऑलरेडी 3 ऑप्शन जो है नेगेटिव नजर आ रहे होंगे, केवल एक ऑप्शन कौन सा पॉजिटिव है कि आकांक्षाओं का उचित स्तर तय करना, कि उनके अंदर कौन सी आकांक्षाएं होनी चाहिए, कौन सी जो है एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। तो किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक इस तरीके से योगदान कर सकता है जिससे ये जो बच्चे हैं, किशोर जो हैं, अपने आकांक्षाओं का स्तर एक बना के रख सके, क्योंकि एक्सपेक्ट जितना करेंगे उतना ही उनके लिए सही रहेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं रखते हैं और फिर वो पूरी नहीं होती है तो इसमें गलत भावनाओं का विकास बच्चे के अंदर होता है। और किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं एक बच्चे के अंदर विकसित होती जाती है कि मैं ऐसे भी कर लूँ, ऐसे भी कर लूँ, ये मेरी तरीके से बिहेव करे, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते। इस तरीके की भावनाएं अक्सर किशोर अवस्था में बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। तो किशोर अवस्था में समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का ये योगदान हो सकता है कि वो आकांक्षाओं का उचित स्तर जो है बच्चे के लिए तय कर दे, क्योंकि अगर उसकी आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। उसको सब ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा लेवल तो इससे हाई है या मेरी एक्सपेक्टेशंस तो हाई है, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपना आंसर क्या आ जाएगा इधर, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है? प्रतिस्पर्धा, संपन्नता, श्रम के प्रति सम्मान और राष्ट्रवाद। तो बुनियादी शिक्षा से मतलब है यहाँ पर किससे? बेसिक एजुकेशन से। किससे? बेसिक शिक्षा से। अब बेसिक शिक्षा क्या होती है कि बच्चे को जो है सारी तरह की चीज़ें आनी चाहिए। अगर उसको क्रिएटिविटी उसके अंदर है कोई, तो उसको हमें क्या देना चाहिए? सम्मान देना चाहिए, उसको उसके प्रति और बढ़ाना चाहिए। तो श्रम के प्रति सम्मान। आगे चलते हैं। वैकल्पिक स्कूलन मुख्यतः किन की आवश्यकताएं पूरी कर सकता है? आवारा बालकों की, प्रवासी बालकों की, स्कूल के बाहर के बालकों की या स्कूली बच्चों की? वैकल्पिक स्कूल जो है किसकी? स्कूल के बाहर के बालकों की आवश्यकताएं क्या कर सकते हैं? पूरी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकल की बढ़ती प्रवृत्ति का मुख्य कारण क्या है? कि एग्जाम के अंदर बच्चे जो है बहुत ज़्यादा चीटिंग करते हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति, शिक्षकों की उदासीनता, छात्रों की प्रतिस्पर्धा और अनुशासनहीनता। देखिए,
आजकल की जो परीक्षा प्रणाली है वो कुछ इस प्रकार की है कि मतलब शिक्षा पद्धति में ये हो गया है कि जितने जो ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसी को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि अब जो है अंकों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जिसके लिए बच्चे सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे, क्लासरूम में हम जो है बढ़िया छा जाएंगे। तो वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है इसका प्रमुख कारण है नकल की बढ़ती प्रवृत्ति का, कि बच्चे चीटिंग करते हैं, चीटिंग करके ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में कई कमज़ोर विद्यार्थी हैं, आप इनके शैक्षिक स्तर को सुधारने हेतु क्या उपाय करेंगे? प्रधानाचार्य को सूचना करेंगे, अतिरिक्त समय में कक्षाएं लेंगे, दंड देंगे या फिर अभिभावकों को कहेंगे? तो एक अच्छा टीचर कभी भी प्रधानाचार्य से शिकायत नहीं करता, कभी भी अभिभावकों से शिकायत नहीं करता, कभी भी दंड नहीं देता। तो ये तीनों ऑप्शन गए। तो अतिरिक्त समय में क्या लेंगे? कक्षाएं लेंगे। जैसे ही बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम मिला, टीचर उस टॉपिक को या फिर उस सब्जेक्ट को और भी अच्छा करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए अतिरिक्त समय में उनकी क्लासेस लेंगे। आगे चलते हैं, किसी बालक के परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलने पर वह किसे दोष देता है? माता पिता को, भाग्य को, प्रश्न पत्र की कठिनाई को या फिर अपनी तैयारी को? तो देखो, इनको दोष देने से क्या मतलब है? क्या मम्मी पापा लिख के आ रहे क्या एग्जाम के अंदर आंसर? नहीं ना। क्या मम्मी पापा दे रहे हैं मार्क्स? नहीं। क्या भाग्य मार्क्स दे रही है? बिल्कुल भी नहीं। प्रश्न पत्र की कठिनाई को और अपनी तैयारी को। जब एक स्टूडेंट की तैयारी ही यानी कि प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं होगी तो उसके नंबर अच्छे कैसे आएंगे? नहीं आएंगे ना भाई। अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो नंबर भी अच्छे आएंगे। तो इसलिए अपना आंसर क्या आएगा? अपनी तैयारी को जो है वो दोष देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को स्वावलंबी बनाना है, शिक्षा के बुनियादी तत्वों का ज्ञान देना है, तत्वज्ञानी बनाना है या फिर उपरोक्त सभी? देखिए, बुनियादी शिक्षा का मतलब बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन में बच्चे को सब कुछ सिखाना है। जैसे कि बुनियादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो गांधी जी ने दिया था। उन्होंने देखा कि बच्चे जो हैं इस तरीके से जो धागा है वो बना रहे हैं, कपड़े जो है वो बना रहे हैं, तो अपना आंसर क्या आएगा? उनको स्वावलंबी बनाना है। अध्यापक की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह छात्रों को कितना संतोष देता है, छात्रों को कितना मनोरंजन करता है, छात्रों को कितना अनुशासित रखता है या छात्रों को मानसिक रूप से कितना सक्रिय रखता है। तो देखो, प्रभावशीलता, एक जो टीचर है वो कितना ज़्यादा इफेक्ट रखता है अपने स्टूडेंट पे, मानसिक रूप से कितना सक्रिय कर देता है, यानी कि मेंटली एक्टिव कर देता है। मान लीजिए कि दो तरीके के स्टूडेंट क्लास में हैं। एक है जो बिल्कुल भी एक्टिव ही नहीं है मेंटली, बस बैठे हैं क्लास में, फिजिकली बैठे हैं लेकिन मेंटली तो कहीं और है। मेंटली तो उनके दिमाग में चल रहा है कि आज तो मैं जो है शाम को बरसात हो रही है, पकोड़े जाके खाऊंगा, मैं आज ये करूंगा, मैं आज खेलने जाऊंगा। एक दूसरा स्टूडेंट है जो दिमाग में ये सोच रहा है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही मैं पढ़ूं। जो एकदम टीचर सामने पढ़ा रहा है वो उनको समझ पा रहा है, यानी कि वो मानसिक रूप से एक स्टूडेंट को कितना सक्रिय करते हैं, ये एक प्रभावशीलता है। किस बात पर निर्भर करती है? एक टीचर की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक विद्यालयों के समक्ष लाने का सही तरीका यह है कि जो सरकारी स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, उनमें शिक्षा के स्तर को पब्लिक विद्यालयों के समक्ष लाने का क्या तरीका है? सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का वेतन घटा दिया जाए, सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ा दिया जाए, सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली सत्यनिष्ठा से लागू की जाए या फिर 2 और 3 दोनों ही। देखिए कि अगर सरकारी स्कूल में क्या होता है कि सरकारी टीचर बन गए, फिर टीचर क्या करते हैं कि पढ़ाया तो पढ़ाया, नहीं तो क्लासरूम में जा रहे हैं, अपने स्वेटर बुन रहे हैं, क्लासरूम में जा रहे हैं, बच्चों से कह दे रहे हैं कल सब्जी ले आना, ये ले आना।
तो अगर सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में निगरानी को बढ़ा दिया जाए तो टीचर ऐसा नहीं करेंगे, बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे जैसे प्राइवेट स्कूलों में किया जाता है। तो ये सही है। दूसरा देखिए, सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली को, सतत मूल्यांकन होता है कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, जैसे कि मूल्यांकन किया जाए बच्चों का टाइम पे बच्चे ने कितना सीखा है, उसके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट है, कितनी चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो चुकी हैं। तो अगर इसको लागू कर दिया जाए तो क्या सरकारी स्कूलों को पब्लिक स्कूल के समान शिक्षा में सम्मिलित किया जा सकेगा? बिल्कुल। तो अपना आंसर क्या आएगा इधर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के रूप में शिक्षण को आप क्या मानेंगे? कला, कला विज्ञान, विज्ञान और मनोविज्ञान। देखिए, शिक्षण जो है वो क्या है? कला विज्ञान है, यानी कि साइंटिफिक चीज़ें भी बच्चे को सिखाते हैं, कला के बारे में कोई आर्ट है उसके बारे में भी सिखाते हैं, सारी चीज़ों को बच्चों को जो है वो सिखाया जाता है। तो शिक्षण क्या है? कला विज्ञान है। नेक्स्ट है, शिक्षण को कितनी मुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है? देखो, डीवी के अनुसार शिक्षण को त्रिमुखी, क्या त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। त्रिमुखी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? तीन मुख क्या क्या? एक शिक्षक, दूसरा क्या है? विद्यार्थी, और तीसरा क्या है? सामाजिक विकास। तीसरा क्या है? सामाजिक विकास। तो इसको जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, तो इसीलिए अपना आंसर क्या आएगा? त्रिमुखी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, अभिप्रेरणा के द्वारा मिल सकता है। अभिप्रेरणा से मतलब होता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन से क्या मिल सकता है? पुनर्वलन, लक्ष्य या फिर सफलता या फिर अधिगम। अगर एक बच्चे के अंदर मोटिवेशन है कि उसे पढ़ना है, कुछ चीज़ सीखनी है, तो जब वो किसी चीज़ को करने जाएगा तो सीखेगा, तो यानी कि लर्निंग, अधिगम। नेक्स्ट है, अधिगम मानवीय अनुभवों का है, समूह, संगठन, समन्वय या फिर सम्मान। तो देखो, अधिगम यानी कि लर्निंग जो है मानवीय अनुभवों का एक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक संगठन में पाया जाता है नेतृत्व, भवन, सदस्यता या भीड़ तंत्र। तो प्रत्येक संगठन में क्या पाया जाता है? देखो, कोई ना कोई, जो भी संगठन है उसका कोई ना कोई एक लीडर होता है। अब वो लीडर जो है अपनी लीडरशिप करता है उस संगठन के अंदर, तो यानी कि क्या हो गया? नेतृत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र में नेता का पद मिलता है बल के द्वारा, चाटुकारिता के कारण, प्रभावशीलता के कारण, धन के कारण। तो जो एक अच्छा नेता है, अच्छा लीडर वही है जिसका प्रभाव हो अपनी जनता पर। तो एक अच्छा लीडर वही होता है, तो इसीलिए अपना आंसर क्या आएगा? प्रभावशीलता के कारण जो है प्रजातंत्र में नेता का पद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि नेता सदस्यों के सम्मुख सशर्त सुझाव रखता है तो इससे नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर कैसा होगा? देखो, सुझाव तो रख दिया, लेकिन जो है अपनी शर्त भी उसमें लगा दी, अपनी शर्त भी रख दी, तो ऐसे में नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर क्या होगा? कम, कि भाई अपना नेता तो जो है शर्तों को रख रहा है, तो इसीलिए प्रभाव क्या होगा? कम। आगे चलते हैं, समझौतावादी प्रकार के नेतृत्व में अधिक महत्व दिया जाता है, दंड को, पुरस्कार को, कार्य को या वफादारी को। देखो, जहां पर वफादारी और कार्य होगा वहां पर समझौता नहीं होगा। आगे देखिए, समझौतावादी अगर लीडरशिप की जा रही है तो उसमें क्या है? पुरस्कार को अधिक महत्व दिया जाता है कि हम इनको पुरस्कार देंगे तो हमें बदले में ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया? समझौता हो गया। ये तो कि कोई काम करवाना है या कोई चीज़ करवानी है तो उसमें उसने आपने सामने वाले को पुरस्कार दिया और उसने आपका काम कर दिया, तो ये तो समझौता हुआ। आगे चलते हैं, एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक के व्यवहार होने चाहिए विद्यालय हितकारी, निष्पक्ष, प्रभावपूर्ण या अवसरवादी। तो देखो, एक जो नेता होता है, नेता यहाँ पर हम किसको मान रहे हैं? एक टीचर को ही मान रहे हैं, पॉलिटिक्स वाला नेता नहीं है।
तो एक नेता के रूप में प्रधानाचार्य के कैसे व्यवहार होने चाहिए? प्रधानाचार्य भी एक प्रकार से शिक्षक ही है, तो वो जो है कभी भी पार्शियल नहीं होता, यानी कि निष्पक्ष होता है। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक तभी अनुशासन रख सकता है जब कक्षा में उसका व्यवहार सामान्य, भेदभावपूर्ण, परिस्थितिजन्य या फिर निष्पक्ष। इसी के साथ आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंप्लीट होते हैं। सारे टॉपिक हमने यहाँ पर कवर किए हैं, बढ़िया क्वेश्चन थे। एग्जाम में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर जाओ, नंबर पक्के हैं। चलिए मिलेंगे अपन जल्दी ही किसी और क्लास के अंदर। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।